नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि पीसीएस की इस नई पहल आरएएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि एग्जाम को अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कॉन्फिडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रैक्टिस सीरीज लाए हैं, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे सवाल देखने की कोशिश करेंगे जो हाई यील्डिंग क्वेश्चन है, मतलब जिनका बार बार पूछे जाने के चांसेस रहते हैं या फिर वो टॉपिक बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सवाल कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले 2 एपिसोड आ चुके हैं जिनके अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ सवाल डिस्कस किए गए थे। आज तीसरा एपिसोड है, इसमें भी हम लोग हिस्ट्री के कुछ सवाल देखेंगे। इसके अलावा जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग बाकी सब्जेक्ट को भी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से बात करते हैं पहले सवाल की। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा या कौन-से कथन सही नहीं है, पूछा गया है। इसे भारत में प्रवेश हेतु राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। ये बात बिल्कुल सही है। राणा सांगा ने एक दूत मंडल पहले भेजा गया था। जो दौलत खान हुए थे पंजाब के सूबेदार, उनके बेटे दिलावर खान के साथ एक दूत मंडल भेजा भेजा गया था। और उस दूत मंडल के साथ-साथ एक राणा सांगा ने बाद में एक पत्र भी भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबर को आने के लिए, और यहाँ पे इब्राहिम लोदी का शासन था, उसको हटाने की बात की गई थी। ठीक है? बाबर ने सिंधु नदी पार कर भारत में प्रवेश किया था, बिल्कुल ठीक बात है। इसने सर्वप्रथम भिरा और सियालकोट का किला जीता था, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है? तो एक ही ऑप्शन बचता है जो सही नहीं होगा, जो ऑप्शन डी है आपका। इस समय पंजाब पर तुर्कों का शासन था, यहाँ पे अफ़गानों का शासन हुआ करता था, ठीक है? तो ये आपका ऑप्शन डी जो है, वो गलत होगा यहाँ पे। बाबर के पास पंजाब के सूबेदार दौलत खां के बेटे दिलावर खां के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा गया था, जिसने बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रित किया, और उसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा था कि वह इब्राहिम लोदी को अपदस्थ कर दे जब बाबर ने भारत में प्रवेश किया था। ठीक है? उस समय पंजाब में अफगान सरदार दौलत खां का शासन था और उनके बेटे थे दिलावर खां, जिनके अंडर में ये दूत मंडल भेजा गया था। ठीक है? तो ये आपका पहला सवाल है जो हमने देख लिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दृष्टि आईएएस के अलग-अलग सेंटर पे, जैसे प्रयागराज, नोएडा, दिल्ली में करोल बाग, लखनऊ, जयपुर और इंदौर, यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आईएएस जीएस के फाउंडेशन बैचेस है आपके लिए। अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप यहाँ पे आकर के ये कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे कोर्सेज़ आपके लिए अवेलेबल है। या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे कोर्सेज़ की जानकारी मिल सकती है, 87501 87501 पे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, जब वो यहाँ आ ही रहे हैं तो सीधी-सी बात है, नियंत्रण करने आ रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने दिल्ली और आगरा पे यहाँ पे नियंत्रण कर दिया था। फिर है कि बाबर ने भारत के लोगों को बला की मुखालफत दिखाने वाला कहा था। बला की मुखालफत का मतलब कि एकदम अच्छी टक्कर दी थी, तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आप कहें कि यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। ठीक है? पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, इन्हीं के लिए बुलाया गया था इनको। ठीक है? जिसमें लोदी शक्ति की रीढ़ टूट गई थी, क्योंकि इनको अच्छी तरीके से यहाँ हराया गया था, फिर बाबर ने अपनी सत्ता यहाँ स्थापित कर दी थी। ठीक है? उसी टाइम पे दिल्ली और आगरा पर अपना नियंत्रण कर दिया था। बाबर अपनी जीत के बाद अपने सैनिकों और धुरंधरों को कहता है कि भारत के लोगों ने बला की मुखालफत दिखाई है। ठीक है? अगला सवाल है, मुगल काल के अहदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कौन-सा ठीक नहीं है, ठीक है? अहदी शब्द, अब जब सेना होती थी, एक राजा के पास सेना होती थी, उसमें अलग-अलग कैटेगरीज़ होती थी। तो मुगल काल के दौरान कुछ ऐसी कैटेगरीज़ भी थी यहाँ पे, तो उनमें से एक कैटेगरी थी अहदी। अब ये अहदी जो होते थे, ये जो बादशाह होते थे, उनके अंगरक्षक जैसे रहते थे, ठीक है? अब अंगरक्षक रहते थे, बादशाह के आस-पास रहते थे, ठीक है? और ये अच्छे घुड़सवार माने जाते थे, विशेष प्रकार के घुड़सवार माने जाते थे, तथा इनकी जो सैलरी रहती थी, वेतन रहता था, वो भी काफ़ी अच्छा खासा होता था, ठीक है? तो यहाँ पे बोला गया कौन-सा कथन सही नहीं है, देख लेते हैं। ये वैयक्तिक घुड़सवार सिपाही थे, बिल्कुल ठीक बात है। उन्हें पृथक दीवान और बख्शी के अधीन रखा गया था। ये जो है मनसबदारों के अधीन नहीं होते थे। ये बादशाह के प्रशासन के अंडर में होते थे, यानी कि दीवान या फिर बख्शी के अंडर में होते थे। बिल्कुल ठीक है। उन्हें साधारणतः मनसबदारों के अधीन नहीं रखा गया था, बिल्कुल ठीक बात है। उनका वेतन जो है मनसबदारों के समान था, ये बात गलत है। उनका वेतन थोड़ा ज़्यादा बेहतर हुआ करता था। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। जैसा कि मैंने बताया कि सेना में कई इकाइयाँ होती थी। एक इकाई होती थी जो मनसबदार और उसके सैनिक होकर के बनाते थे। जैसे मान लीजिए कि बादशाह जो है वो दिल्ली से शासन चला रहा है, उसके बाद बहुत सारे मनसब हैं। उन मनसब के लिए उन्होंने मनसबदार बना रखे हैं। अब इन मनसबदारों के पास अपनी सेना है।
ठीक है, जब भी बादशाह को जरूरत पड़ती है ये मनसबदार अपनी सेना लेके पहुंच जाते हैं। इसके अलावा अहदी सैनिक हुआ करते थे जो कि बादशाह के अपने अंग रक्षक हुआ करते थे। ठीक है, ये विशेष प्रकार के सैनिक थे, अच्छे से ट्रेन किया जाता था, घुड़सवारी में और ही ज्यादा पारंगत होते थे। और उसके अलावा जो सैनिक होते हैं वो दाखिली सैनिक हुआ करते थे। दाखिली सैनिक कौन होते थे? ये सैनिक जो है वो होते तो मनसबदार के अंडर में होते थे, मनसब में रहा करते थे, लेकिन इनका जो भी खर्चा जो आता था वो राज्य से आता था। ठीक है, तो उनको दाखिली सैनिक कहा जाता था। मनसबदारों और उनकी सेना के अतिरिक्त मुगल बादशाह निजी सैनिक रखे जाते थे जिन्हें अहदी कहा जाता था। उन्हें आमतौर पर सैनिकों की अपेक्षा ज्यादा वेतन मिलता था तथा सामान्यतः ये प्रत्यक्ष रूप के नियंत्रण में रहते थे, मतलब सीधा मीर बख्शी या दीवान के अंदर में होते थे। ठीक है, अगला सवाल। किसानों से इतनी अधिक उगाही की जाती है कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए भी मुश्किल से सूखी रोटी बचती है। मुगल साम्राज्य में किसानों की दशा के बारे में उपयुक्त कथन उनमें से किस यूरोपीय यात्री का है? यह फ्रांसिस्को पेल्सट का कथन है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर है, फ्रांसिस्को पेल्सट। अब ये जो यात्री हुए थे यूरोपीय यात्री, ये डच यात्री थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रांसिस्को पेल्सट जो है एक डच यात्री था। उसने मुगल साम्राज्य में किसानों की स्थिति और करों के संबंध में विवरण दिया है। ठीक है, और उसी के अनुसार उन्होंने ये बोला था कि किसानों से जो वसूली की जाती है कर की, वो इतनी ज्यादा होती थी कि अंत में किसान के खुद के पास सिर्फ खाने के लिए ही अनाज जो है वो भी कम पड़ जाता था। ठीक है, अगला सवाल। शेर शाह के प्रशासन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया, जिन्हें पुनः परगनाओं और परगनाओं में अविभाजित किया। पहले विभाजित किया फिर अविभाजित किया, ये बात ठीक है। फिर बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेर शाह सरकारों और परगनाओं पर सीधे प्रशासन करता था, ये बात गलत है। क्योंकि शेर शाह के लिए ये कहा जाता है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है वो यहां से इन्होंने शुरू की थी। तो यहाँ पे केवल पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहां कहा गया केवल एक कथन। ठीक है, अब देखिए जब हम बात करते हैं शेर शाह की, तो शेर शाह को आपको पता है इक्ता होते थे, पहले इक्ता सिस्टम हुआ करता था। तो पहले एक इक्ता हुआ करता था, इक्ता के नीचे सरकार, सरकार का मतलब आप यूं कहें कि जिला। ठीक है, इक्ता के बाद सरकार, और सरकार के अंडर में होते थे परगना। ठीक है, ये परगना आज के आप यूं कहें कि गांव समझ लीजिए। ठीक है, तो ये सिस्टम हुआ करता था। यहां पे आप देख सकते हैं शेर शाह का स्थानीय शासन 3 भागों में वर्गीकृत था। इक्ताओं को सरकार यानी कि जिलों में वर्गीकृत किया गया था और फिर इन जिलों को परगनों में वर्गीकृत किया गया था। अब हर परगने के अंदर एक शिकदार हुआ करता था, एक मुंसिफ होता था, एक फौजदार होता था और 2 कारकुन होते थे। कारकुन का मतलब जो आपके लिपिक या फिर क्लर्क होते थे वो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन इकाइयों के अंदर अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी होते थे। इसका मतलब डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। ठीक है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहां गलत हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उसने कश्मीर से लेकर जिंजी, यानी कश्मीर मतलब उत्तर में, और जिंजी जो कि आप यूं कहें कि तमिलनाडु की तरफ है, जिंजी तथा हिंदू कुश से लेकर चटगांव तक साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, दूसरा है उसे जिंदा पीर कहा जाता है, और तीसरा है उसने हनीफी कानून को अपनाया था। पहला है कि कश्मीर से लेकर जिंजी तक, ये बात बिल्कुल ठीक है। हिंदू कुश से लेकर चटगांव तक, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इसे जिंदा पीर कहा जाता है, बिल्कुल उनको जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसको अच्छी खासी नॉलेज थी थियोलॉजी की। ठीक है, उसके बाद है हनीफी कानून, उसने जो भारत में प्रचलित कानून है मोस्टली हनीफी, उसको अपनाया था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ सही है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लीजिए। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी तक, पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में चटगांव तक। चटगांव जो है बांग्लादेश में है आपके। ठीक है, हिंदू कुश आपको पता ही है कि भारत में घुसने के लिए जो हिंदू कुश जो एरिया है वो काफी इंपॉर्टेंट रहा है पहले। औरंगजेब की ख्याति एक कट्टरवादी और ईश्वर से डरने वाले मुसलमान के रूप में थी और उसे जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने मुस्लिम कानून की हनीफी व्याख्या को अपनाया था, जिसका पालन भारत में पारंपरिक रूप से किया जा रहा था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला है मुगल कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है सही नहीं है। कोरोमंडल तट वस्त्र उत्पादन का केंद्र था। दूसरा है बंगाल चावल शक्कर नफीस मलमल का निर्यात करता था। भारत का व्यापारिक समुदाय जाति और धर्म पर आधारित नहीं था। और फिर डी है कि खत्री और मालाबारी दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारी समुदाय थे। जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये तीनों स्टेटमेंट ऊपर के जो है तीनों सही है। ऑप्शन डी जो है वो आपका गलत है, क्योंकि जो ये खत्री शब्द है यहाँ पे उपयोग नहीं किया जाएगा। और यहाँ देखिए 18वीं सदी में कोरोमंडल तट पे चेट्टी और मालाबार के नमान व्यापारी, ठीक है, चेट्टी और मालाबार के नमान व्यापारी। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे गलत है, इसलिए हम लोग कहेंगे
क्योंकि आपको गलत ऑप्शन का ही चुनाव करना था, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। 18वीं सदी में कोरोमंडल तट के चेट्टी और मालाबार के नमान व्यापारी, जिनमें हिंदुस्तानी और अरब दोनों शामिल थे, दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख व्यापारी समुदाय थे। ठीक है। फरीद, जो बाद में शेर शाह सूरी बने, उन्होंने अपनी शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? सासाराम, पटना, जौनपुर या फिर लाहौर? तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। सासाराम से वो थे। आपको पता होगा कि अंत में सासाराम में उनका मकबरा भी बना हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर है। तो शेरशाह के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको यहाँ जानने में मिलेगा कि शेरशाह जो है वो सासाराम उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी और उनकी शिक्षा जो है वो जौनपुर से हुई थी। ठीक है। तो शेरशाह सूरी, जिनका ओरिजिनल नाम फरीद खान था, उन्होंने एक्चुअली सूर वंश की स्थापना की थी। ठीक है। सूरी साम्राज्य या सूर वंश की स्थापना की। उसके बाद आप देखेंगे उसने आधुनिक बिहार के सासाराम को अपनी राजधानी बनाया। उन्हें रुपए की मुद्रा पेश की। शेर शाह ने 1540 में मुगल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और 1545 में उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके पुत्र इस्लाम शाह ने वो उनके उत्तराधिकारी बने। ठीक है। तो आप ये बात थोड़ा सी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। मुगल वास्तुकला से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मुगल शैली के बने सभी मकबरों में एक फाटक और एक बाग होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप जैसे हम लोग ताजमहल की बात करें या हुमायूं के टॉम की बात कर लें, तो जब आप जाएंगे तो सबसे पहले पाएंगे कि एक बहुत बड़ा सा गेटवे बना हुआ है, उसके बाद अंदर एक बगीचा है, बीच में एक टॉम बना हुआ है। ठीक है। अगला है कि फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला पूर्णतः भारतीय शैली का उदाहरण है। ये बात बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये, अगर मुगल वास्तुकला की बात हो रही है तो मुगल का इंफ्लुएंस होगा ही होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, जब हम लोग बात करें फतेहपुर सीकरी की, ठीक है, तो भारतीय एलिमेंट है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो उसमें आपको लगेगी भारतीय, लेकिन पूर्णतः भारतीय नहीं है। ठीक है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला में फारस, मध्य एशिया और भारत की विभिन्न शैलियों का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। दिल्ली में अकबर ने अपने पिता हुमायूं के लिए एक मकबरा बनवाया। इसका निर्माण एक विस्तृत क्षेत्र में बनवा किया गया है और आप देखेंगे कि एक बाग है, पूरी चारों तरफ एक बगीचा बना हुआ है, बीच में जो है टॉम बनाया गया है। संपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करने का एक विशाल फाटक है, जिससे उसके लिए आप वहां से एंट्री ले सकते हैं। मुगल शैली में एक फाटक तथा बाग प्रमुख विशेषताएं थी। तो ये कुछ बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन स्थापत्य की बात करें तो यहाँ पे आपसे तीन यहाँ पे कुछ ऐसे लोकेशंस दिए हुए हैं, उसके सामने आपके ये कहा गया है कि ये कहाँ स्थित है। ठीक है। कुवत उल इस्लाम दिल्ली, बिल्कुल ठीक बात है। आपका जो कुतुब मीनार वाला कॉम्प्लेक्स है वहीं पे कुवत उल इस्लाम मस्जिद भी है। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अगला है कुतुब मीनार कुरुक्षेत्र। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कुतुब मीनार जो है वो कुरुक्षेत्र में नहीं है, वो भी दिल्ली में है। अभी मैंने आपको बताया कि जो कुवत उल इस्लाम मॉस्क है वो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही बना हुआ है। ठीक है। यानी कि तीसरा आपका गलत हो गया, पहला दूसरा सही है। तो आप कहेंगे ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। अब आप देख लीजिए किसने क्या क्या बनाया था। यहाँ पे कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो है कुतुब मीनार के निकट फाटक के पास में है। जब हम लोग कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन ये इनका नाम जो है कुतुब मीनार वो रखा गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, एक संत हुए थे, उनके नाम पे ये रखा गया था, सूफी संत थे। ठीक है। यहाँ पे आगे देखेंगे, अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, जिसे गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है। तो तीनों ही आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़ी हुई जगह है। अगला है, हुमायूं नामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी? रोशन आरा बेगम, रुकैया सुल्तान बेगम, गुलबदन बेगम या फिर गौहर बेगम? तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। हुमायूं नामा जो किताब है वो हुमायूं की बहन ने लिखी थी, जिनका नाम था गुलबदन बेगम। और अकबर ने उनसे यूं कहे कि रिक्वेस्ट की थी कि आप ये किताब लिखिए, और उसके बाद गुलबदन बेगम ने वो किताब लिखी थी। इस किताब में ये भी बताया गया है कि मतलब हुमायूं और बाबर के बारे में बताया गया है, उनके शासनकाल के बारे में बात की गई है। इसके अलावा ये भी बताया है कि हुमायूं की मृत्यु जो है कुछ खाने में जहर वहर मिला करके इस तरीके से हुई थी। ठीक है। तो यहाँ देखिए, गुलबदन बेगम हुमायूं की बड़ी बहन थी, हुमायूं की बहन थी, जिसने अकबर के आग्रह पर हुमायूं नामा पुस्तक लिखी। इसमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विवरण है और तत्कालीन समाज का उल्लेख किया गया है। इसमें बाबर को विष द्वारा मारे जाने का उल्लेख भी किया गया है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब्दुल समद, अब्दुल हसन, बसावन और विशन दास उपयुक्त में से जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है, 2 और 4, यानी कि अब्दुल हसन और विशन दास। जहांगीर के बारे में ये बात कही जाती थी कि जहांगीर को अगर यूं कहें कि इतना नॉलेज हो चुका था चित्रकला का कि अगर आप उसके सामने जा करके कोई चित्र रख देते हैं तो वो उसके
जो चित्रकार है उसका नाम बता देता था। इस तरीके की उसको नॉलेज हो चुकी थी। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहा जाता है जहांगीर मतलब चित्रकला को बहुत प्रमोट किया है, पैट्रोनेज दिया है। ठीक है, तो अब्दुल हसन और विशन दास ये दोनों जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, अबुल हसन और विशन दास जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में लिखा है, कला मेरी रुचि है और कला में मेरी रुचि और ज्ञान इस सीमा तक पहुंच गया है कि यदि मेरे सम्मुख किसी भी मृत या अथवा जीवित कलाकार द्वारा बनाए गए चित्र को लाया जाए तो उसे चित्रकार का नाम बता देता, उस चित्रकार का वो नाम बता सकता था जिसने वो कलाकृति बनाई है। ठीक है, अगला सवाल है, अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन्हें सितार के इजाद करने का श्रेय दिया जाता है। सितार आपको पता होगा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सितार को इजाद करने का श्रेय दिया जाता है। दूसरा है, इसने तबले का आविष्कार किया था, इन्होंने तबले का आविष्कार किया था। तीसरा है कि इसने अरबी फारसी मूल के राग यमन और घोर को भारतीय संगीत में शामिल किया। तीनों ही स्टेटमेंट यहां आपके सही है। ठीक है, जब आप बात करें कि अमीर खुसरो की, तो उनको संगीत का प्रैक्टिकल नॉलेज था। यूं कहें कि संगीत की जो जैसे तो संगीत में थ्योरी भी रहती होगी, प्रैक्टिकल भी रहता होगा, लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज था उसका, जैसे कि तबले का आविष्कार करना, सितार का आविष्कार करना। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ बात कही जाती है इनके बारे में। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। इन्होंने अरबी फारसी मूल के राग यमन और घोर को भारतीय संगीत में शामिल किया था। ठीक है, उपयुक्त कथन सारे जो भी दिए गए सही है और वही के वही कथन यहाँ पे वापस लिखे गए हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा इन्हें। अगला सवाल देख लेते हैं, अकबर द्वारा निर्मित इमारतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है एवं इस पर गुजराती शैली का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला है, पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन पंचमहल नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा पर आधारित है। यह भी बात ठीक है। तीसरा है, आगरा के दुर्ग में निर्मित जहांगीरी महल का निर्माण ग्वालियर के मानसिंह के महल के आधार पर किया गया। यह भी बात ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ सही उत्तर है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि ये कहीं पूछा जा सकता है कि आगरा के दुर्ग का निर्माण किस के बेसिस पे करवाया गया है। जोधाबाई का जो महल था फतेहपुर सीकरी में, वो सबसे बड़ा महल है। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। तीनों ही स्टेटमेंट यहां दिए गए हैं। अकबर ने आगरा एवं अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में कई इमारतों का निर्माण करवाया था। जोधाबाई का महल उनमें से एक है। आप यहां देखेंगे कि यहाँ गुजराती शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा आप देखेंगे दक्षिण के मंदिरों का भी यहाँ पे प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, जहांगीर के महल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जहां पे हिंदू और इस्लामी परंपराओं का सम्मेलन देखने को मिलता है। ताजमहल के पूर्वगामी कहे जाने वाले हुमायूं के मकबरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह मकबरा सफेद संगमरमर वाले गुंबद लाल बलुआ पत्थर की दीवारों से फारसी शैली में बनाया गया है। दूसरा है, ज्यामितीय चतुर्भुजाकार बाग में बनाए गए इस मकबरे में हिंदू शैली की पंचरथ से भी प्रेरणा ली गई है। फिर तीसरा है कि अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम की देखरेख में बने इस मकबरे का वास्तु कार इराक का मोहम्मद मिर्जा था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तीसरा जो है यहाँ पे आपका गलत है। तो आप कहेंगे पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। यहाँ देख लीजिए, पहला मैं ये बोल रहा हूँ कि तीसरा कथन यहाँ गलत है। उसका रीजन है कि जब हम लोग वास्तुकार की बात कर रहे हैं, उनका नाम था मीर मिर्जा। ठीक है, मीर मिर्जा ग्यास। तो ये बात ध्यान रखिए कि ईरान का एक वास्तुकार था जिसका नाम था मीर मिर्जा ग्यास। ठीक है, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। उभरी हुई दोहरी गुंबद वाला ये मकबरा भारत में इस शैली के भवन निर्माण का पहला उदाहरण था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि ताजमहल भी इसी उस पे बनाया गया है। ठीक है, फिर चार बाग शैली का प्रयोग किया गया। आप देखिए, ये जो मकबरा है, पहली बात, इसमें दो तरीके के पत्थर यूज किए गए। एक तो आपका संगमरमर दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे लाल पत्थर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो मकबरा है बीच में बना हुआ है सेंटर में, और इस तरफ आप देखेंगे कि एक बगीचा है, इस तरफ भी एक बगीचा है, इस तरफ भी एक बगीचा है और इस तरफ भी एक बगीचा है। तो इसको चार बाग शैली कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बड़ा सा गेट होगा, इस गेट से आप एंटर करेंगे, फिर यहां पे बगीचा होगा बहुत बड़ा सा, उसके सेंटर में मकबरा बनाया जाएगा और इसे हम लोग चार बाग शैली कहते हैं। ये आपका मकबरा है, ये चार बगीचे हैं और ये बड़ा सा गेट है। ठीक है, ये मुगल शैली की कुछ खास बातें हैं जो हमने यहाँ पे देखी। इसे 1993 में विश्व विरासत स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मुगल कालीन भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फारसी मुगल दरबार की मुख्य भाषा थी। फारसी मुगलों की मातृभाषा थी। तीसरा है कि हिंदवी के साथ तुर्की के पारस्परिक संपर्क से उर्दू भाषा का विकास हुआ। सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं कि फारसी मुगल दरबार की मुख्य भाषा थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फारसी मुगल दरबार की मुख्य भाषा थी। दूसरा है कि फारसी मुगलों की मातृभाषा थी। नहीं, मुगलों की मातृभाषा जो है वो आपकी तुर्की थी। मुगल जो है वो तुर्की से थे, तो तुर्की भाषा उनकी मातृभाषा थी। ठीक है, तो आप यूं, तुर्की से मतलब टर्क्स थे वो। ठीक है,
तो आप ये कहेंगे कि दूसरा वाला स्टेटमेंट तो आपका यहां पे हो जाता है गलत। ठीक है, फिर है हिंदवी के साथ तुर्की के पारस्परिक संपर्क से उर्दू भाषा का विकास हुआ। यह बात भी आप गलत है, क्योंकि हिंदवी के साथ फारसी भाषा मिलकर के उर्दू बनाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे फारसी और हिंदी का कॉन्फ्लुएंस होता है तो उर्दू बन के आती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, ऑप्शन ए जो है आपका यहां सही उत्तर होगा। इनके बारे में आप पढ़ लीजिए। यहां पे देखिए, ईरान के साथ सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संपर्क के कारण मुगल दरबार में फारसी भाषा को उच्च स्थान मिला। ठीक है, राजशाही परिवार जो था वो फारसी भाषा का उपयोग करता था, इसलिए जो प्रशासन की भाषा भी वही भाषा बन गई, यानी कि प्रशासन की भाषा क्या थी, फारसी भाषा। फिर उसके बाद मुगल चुगताई मूल के थे और उनकी मातृभाषा तुर्की थी। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी जो है ये तुर्की में लिखी है। ठीक है, तुजू के बाबरी उसमें आत्मकथा लिखता है, उसके बाद उसको कंप्लीट जो है उनकी बहन करती है। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। उसके बाद है कि फारसी एवं हिंदी के पारस्परिक संपर्क से उर्दू भाषा का विकास हुआ, न कि तुर्की और हिंदी के, जो कि हम देख चुके हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी मेहराबदार और धरनी स्तंभदार शैलियों का कौशलपूर्ण सम्मिश्रण है। ठीक है, दूसरा, आगरा के किले और फतेहपुर सीकरी शहर के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर प्रमुख सामग्री थी। बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब आगरा का किला आप देखने जाएंगे तो लाल बलुआ पत्थर या फिर यूं कहें कि रेड सैंडस्टोन यूज किया गया है। फिर अगला है, फतेहपुर सीकरी की योजना अकबर की धार्मिक नीतियों को अंतिम प्रारूप देती है। नहीं, ये बात गलत है। अकबर की जो धार्मिक नीतियां थी वो स्थापित होने के बाद, मतलब उनके स्थापित होने में और फतेहपुर सीकरी की यूं कहे कि नींव रखे जाने में थोड़ा सा गैप रहता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। अकबर अपना स्वयं का मकबरा सिकंदरा में उसके बेटे जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन सी देख लीजिए यहाँ पे कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में की गई थी। ठीक है, और जो उसकी धार्मिक नीतियों की जो घोषणा की गई थी वो 1579 में की गई थी। इसका मतलब है कि आप देखेंगे यहाँ पे एक गैप है। ठीक है, अतः यह कथन सही नहीं है कि फतेहपुर सीकरी की योजना जो है अकबर की धार्मिक नीतियों को अंतिम प्रारूप देती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह था। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अष्टप्रधान नाम से ही आपको पता चल रहा है कि 8 मंत्रियों का समूह समूह था। फिर दूसरा है कि प्रत्येक मंत्री पेशवा के प्रति उत्तरदायी था। अब जहां ये पेशवा शब्द जो है, आपको पता होना चाहिए कि शिवाजी के टाइम पे शिवाजी छत्रपति हुआ करते थे। शिवाजी संभाजी ये जो है छत्रपति रहे हैं। ठीक है, शिवाजी संभाजी साहू साहू तक छत्रपतियों का शासन था। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे पेशवा डोमिनेट होने लगते हैं। पेशवा सबसे पहले आपको पता होगा बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी बाजीराव। तो वहां से आप देखेंगे कि पेशवा जो है डोमिनेट हुए। तो उस वक्त तक जब शिवाजी के शासन में पेशवा जो है इतने डोमिनेट नहीं हुआ करते थे। इसका मतलब जो प्रत्येक मंत्री या अष्टप्रधान का वो राजाओं के ऊपर राजाओं के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। ठीक है, फिर आपका तीसरा है, राजस्व व्यवस्था में शिवाजी ने मलिक अंबर की तद विषयक व्यवस्था का अनुकरण किया था। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि आपसे यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यानी दूसरा कथन सही नहीं, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, देख लेते हैं। शिवाजी ने अपने शासनकाल में एक ठोस शासन प्रणाली की नींव रखी थी, जिसमें उन्होंने 8 मंत्री नियुक्त किए, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है। इनको अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती थी। अब ये सारे मंत्री जो है वो राजा के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। शिवाजी ने अपने राजस्व व्यवस्था के मामले में मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई तद विषयक व्यवस्था का अनुकरण किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। बिल्कुल ठीक बात है। आपको पता है कि सबसे पहले प्लासी हुआ। प्लासी में ये देखा गया कि आपको पता है अंग्रेजों और बंगाल के बीच में ये लड़ाई हुई। उसके बाद प्लासी के बाद बक्सर हुआ। ठीक है, प्लासी के अंदर आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने अपना वहां पे नवाब बिठा तो दिया था। ठीक है, उसके बाद बक्सर में ये बात सुदृढ़ हो गई कि अंग्रेज यहां पावरफुल हो चुके हैं। यहां पे बक्सर के बाद उन्होंने एक डुअल व्यवस्था बिठाई, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है वो वहां का जो नवाब होगा, जो यूं कहें कि राजा कह लीजिए, नवाब कह लीजिए, वो देखेगा। लेकिन जो आपकी कर से संबंधित जिम्मेदारियां होगी, कर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी होगी, वो अंग्रेजों के पास रहेगी। जो मतलब आप यूं कहें राजस्व का पावर जो है वो अंग्रेजों के पास रहेगा, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है वो नवाब देखेगा। अब आप देखिए, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपको प्रशासन चलाना है। तो इस तरीके की दोहरी व्यवस्था वहां पे चलाई गई थी, वो बक्सर के बाद हुआ था। ठीक है, तो बक्सर की लड़ाई की ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। बिल्कुल ठीक बात है। 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि या इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास राजस्व आ जाता है, आपके पास रेवेन्यू आ जाता है, तो उसके बाद आप जो है अपना एम्पायर बना सकते हैं। सीधी सी बात है, इकोनॉमी।
इकोनॉमी जो है वो आपके एम्पायर बनाने में हमेशा मदद करती है। तो आपके पास इकोनॉमी आ गई तो मतलब आप अपना एम्पायर बना सकते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। यहां देख लीजिए 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले हेक्टर मुनरो थे और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किया गया था गुरगिन खान के द्वारा। इस युद्ध में सुजाउद्दौला जो कि आपके अवध के थे और फिर मीर कासिम जो है बंगाल के थे और शाह आलम जो कि मुगल सम्राट या मुगल बादशाह हुआ करते थे के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना को पराजित किया। यहां देखिए तीन बड़े बड़े जो आपके यूं कहें कि उस समय के शासक थे उनको अंग्रेजों ने यहां पे पराजित किया। किसके नेतृत्व में? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। ठीक है। फिर रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया वापस संधि करने के लिए। यहां पे बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई। कल कंपनी ने एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में वहां पे अपने आप को प्रस्तुत किया। फिर आप देखेंगे इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में हुई। उस टाइम पे मुगल सम्राट शाह आलम दो जो यहां पे थे, ठीक है, और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य हुई थी। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव को फिर से बुलाया गया था क्योंकि प्लासी के टाइम पे भी रॉबर्ट क्लाइव थे वहां पे। ठीक है। इसमें कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की दी गई। बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये जो एरिया था वहां की दीवानी यानी कि आपके राजस्व संबंधी राइट जो है वो दिए गए। तो यहां से आप यूं कहेंगे कि अंग्रेजों का जो है बोलबाला स्टार्ट हुआ। ठीक है। अगला सवाल है आंग्ल मराठा युद्धों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम है आपका जो पहला युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देवगांव की संधि के साथ समाप्त होता। दूसरा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया। आपसे कहा जा रहा है कि कौन से कथन यहाँ पे सही है। जब हम लोग आंग्ल मराठा वारों की बात करें तो तीन अलग अलग लड़ाइयां हुई। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक टेबल दी गई है। इसके अंदर पहली जो लड़ाई हुई थी वो 1975 से 82 के बीच में हुई, सॉरी 1775 से 82 के बीच में। कहां पे किसके बीच में हुई थी? सीधी सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में हुई थी। जीते कौन? मराठे जीते। और वहां पे संधि होती है ट्रीटी ऑफ सलबाई। यहां पे कहा गया कि भाई अब हम लोग जो है फ्रेंडशिप रखेंगे। ठीक है। फिर दूसरी संधि दूसरा युद्ध जो है वो 1803 से 5 के बीच में, 1802 से 5, 3 से 5 के आसपास हुआ। अब यहां पे जो है कंपनी इन पे भारी पड़ने लग चुकी थी क्योंकि इनके अंदर, जब बात करें मराठों के अंदर में ही आपस में विवाद शुरू हो चुके थे। ठीक है। फिर यहाँ पे देवगांव की संधि होती है। यहाँ पे आप देखेंगे सुरजन गांव की संधि थी एक, और दूसरी तीसरी है आपकी राजघाट, और फिर चौथी है ट्रीटी ऑफ बसेन। 4 संधियां हुई थी। ठीक है। उसके बाद ये 4 संधियां अलग अलग टाइम पे हुई है। पहले एक जो है पेशवा संधि करता है, फिर दूसरी संधि होती है, इस तरीके से संधि हुई है। अब लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 4 संधियां हुई थी। देवगांव, सुरजन जनगांव की संधि, और तीसरा है कि आपकी राजघाट की, और चौथा बसेन की संधि। ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे तीसरा एंग्लो मराठा वॉर होता है, वो 1817 से 18 के बीच में होता है। इस टाइम पे ये फाइनल आप यूं कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य को यहाँ पे एक हिसाब से बहुत कमजोर कर दिया गया था। और ट्रीटी ऑफ मंदसौर और ट्रीटी ऑफ पूना ये होती है, और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो पेशवा का पद था उसको वहां से पूरी तरीके से हटा दिया गया। और फिर जो शिवाजी के वंशज थे उनमें से एक बचे हुए थे, कहीं प्रताप सिंह था, उनको ला करके बिठाया गया था कि भाई ये आपके शासक रहेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर है। केवल 3 कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तीसरा है आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया था। ये बात बिल्कुल ठीक है। द्वितीय मराठा युद्ध में सलबाई की संधि ये पहले में हुई थी। ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। और पहले में बोले देवगांव की संधि, तो ये दूसरे में हुई थी, तो ये एक एक्सचेंज कर लिया, इससे दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उसमें सलबाई की संधि हुई, फिर दूसरे में देवगांव की, तीसरे में मंदसौर और पूना की संधि। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है प्रथम युद्ध, द्वितीय और तीसरा युद्ध, और आपसे पूछा गया है संधियां कौन कौन सी हुई है। ठीक है। पौंडीचेरी की संधि, एक्स ला शपेल की संधि, और फिर है पेरिस संधि। अब आपको देखना है कौन से यहाँ पे सही रूप से सुमेलित है या नहीं। अगेन एक बार एक टेबल यहाँ पे देख लेते हैं। पहली कर्नाटिक वॉर जो हुई थी वो अंग्रेज, और तीनों वॉर जो कर्नाटिक वॉर हुए नाम कर्नाटिक वॉर है, बाकी तीनों जो हुई थी ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुई थी। पहली कर्नाटिक वॉर के अंदर जो संधि हुई थी उसका नाम था एक्स ला सपेल। ठीक है। तो ये आपका पहली संधि थी, और ये हुई थी आपकी 1744 से 48 के बीच में युद्ध हुआ था। 48 में संधि हुई थी। और ये युद्ध क्यों हुआ था कि ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ऑस्ट्रिया में संघर्ष चल रहा था सत्ता को लेकर के। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में वहां पे ये लड़ाई स्टार्ट होती थी। अब अंग्रेज और फ्रांस के यूं कहें कि कुछ ऐसे हिस्से थे जो यहाँ पे इनकी कंपनियां जो है भारत में भी थी, तो ये भारत में भी आपस में लड़ पड़े। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे भी एक कर्नाटिक वॉर हुआ।
दूसरा कर्नाटिक वॉर जो है 1748 से 54 के बीच में हुआ, फिर से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। लेकिन इसका कारण जो था वो भारत की आंतरिक पॉलिटिक्स थी, यहाँ की जो राजनीति थी उसकी वजह से हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी। और फिर तीसरी कर्नाटिक वॉर जो है 1756 से 1763 तक 7 ईयर वॉर चली थी ये, और ये ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ खत्म हुई थी। दूसरे में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई थी। यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में जारी एंग्लो फ्रेंच युद्ध का विस्तार था। ऑस्ट्रियाई युद्ध चल रहा था और उसका विस्तार था। उसके बाद यहाँ भारत में युद्ध हुए, और जब वहां पे संधि हुई एक्स-ला-चैपल की संधि, तो उसके साथ साथ भारत का कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। फिर दूसरा हुआ द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो आपका था, वो मुजफ्फर जंग, चंदा साहेब और फ्रांसीसी सेना ने 1749 में अबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित करके मार दिया था। और फिर मुजफ्फर जंग ने हैदराबाद ले लिया था। मतलब यहाँ के आपस के राजा लड़ रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों ने मौका पाया कि हम लोग इसमें इंटरवीन करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, और फिर कुछ वहां से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहली बार आप देखेंगे कि भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स में थे अंग्रेज, पहली बार यहाँ पे घुसे थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपने आप को इतना पावरफुल कर दिया कि वो हम पे यहाँ पे सत्ता चलाने में कामयाब हुए। फिर 1751 में रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश सैनिकों के साथ आर्कट पर कब्जा कर लिया था। यह युद्ध पौंडीचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। फिर तृतीय युद्ध जो है वॉन्डिवाश के युद्ध के साथ समाप्त हुआ था। ब्रिटिश सेना को विजय मिली थी। दोनों तरफ की सेनाओं ने 1763 में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए, और इस टाइम पे आप देखेंगे कि इन्होंने अपने कुछ कुछ ऐसे जो जगहें थी उनका एक्सचेंज भी किया था। ठीक है, इसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने भारत में अब कोई प्रतिद्वंदी नहीं छोड़ा। फ्रांसीसी जो थे वो काफी अच्छी खासी टक्कर देते थे, लेकिन इस युद्ध के बाद आप देखेंगे कि फ्रांसीसियों का भी दबदबा यहाँ पे कम हो गया। पहला कर्नाटक युद्ध जो है, पहली आपकी एक्स-ला-चैपल की संधि थी, तो ये गलत हो गया। द्वितीय संधि जो थी आपकी पौंडीचेरी की थी। तीसरी जो थी वो आपकी पेरिस की संधि थी। तो यहाँ पे केवल 3 ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल में शुरू हुए द्वैध शासन, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब को दिया गया, बिल्कुल ठीक बात है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुई थी, पावर ईस्ट इंडिया कंपनी को ही था, लेकिन उन्होंने अपने 2 आदमी बिठा रखे थे। ठीक है, तो आप ये कहेंगे प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इनके पास पावर था। पहला स्टेटमेंट यहाँ सही है, ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। 2 लोग कौन बिठा रखे थे उन्होंने? मोहम्मद रजा खान और सिताब राय, इन दोनों को यहाँ पे राजस्व कर कलेक्ट करने का काम दे रखा था। बाकी मैंने आपको द्वैध शासन के बारे में बता दिया कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है नवाब देखेगा, और राजस्व संबंधी जो काम होंगे वो कंपनी के पास रहेंगे। और अप्रत्यक्ष तौर पे इन 2 लोगों की मदद से, मोहम्मद रजा खान और सिताब राय की मदद से, वो लोग टैक्स यहां से लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल विजय में किन कारकों ने योगदान दिया? बंगाल के नवाबों की बाहरी दुनिया के प्रति अज्ञानता। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके के वेपन्स यूज कर रहे हैं, किस तरीके से अंग्रेज जो है बार बार धमकियां दे रहे थे उस टाइम पे कि आप हमारे जो ये यूं कहें कि कुछ दस्तक पासेस दिए गए थे, तो अंग्रेजों ने कहा कि हमारे ये दस्तक पास जो है वापस वो रिस्टोर कर दो। क्योंकि वहां के जो नवाब थे उस टाइम पे, बक्सर से पहले के युद्ध से पहले, उन्होंने ये जो दस्तक वाले जो प्रिविलेज थे, विशेष अधिकार दिए गए थे अंग्रेजों को, वो हटा दिए थे। इससे अंग्रेजों को ट्रेड में नुकसान हो रहा था, तो वो बार बार ऐसी धमकियां दे रहे थे कि इसको वापस रिस्टोर करो। तो एक वो भी कारण था। फिर दूसरा है बंगाल की कमजोर सैन्य शक्ति। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। बंगाल की सेना ऑर्गेनाइज्ड सेना नहीं थी। ठीक है, दूसरी बात, ये लोग पुराने हथियार वगैरह भी यूज कर रहे थे। तीसरा है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। बिल्कुल ठीक बात है। बक्सर के टाइम पे आप देखेंगे कि यूं कहें कि प्लासी और बक्सर के टाइम पे सेना के लोगों ने ही धोखा दिया। ठीक है, और यूं कहेंगे कि प्लासी के टाइम पे तो बंगाल के सेनापति ने धोखा दिया। ठीक है, मीर कासिम का नाम सुना होगा आपने। फिर तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार तो था। नवाबों का नैतिक रूप से पतित होना, यह बात गलत है, क्योंकि बंगाल के नवाब जो है वो नैतिक रूप से पतित नहीं थे। ठीक है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार था। ठीक है, लेकिन नवाब चाह रहे थे उस भ्रष्टाचार को कम किया जाए, खत्म किया जाए। ठीक है, तो ये लास्ट वाला गलत है, बाकी तीनों आपके सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ सही उत्तर है। ठीक है, यही सेम चीज यहां लिखी हुई है। कंपनी द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए बार बार धमकी का सहारा लिया जा रहा था, लेकिन नवाबों ने इसकी जो है अनदेखी की, नवाबों ने इस पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं। फिर दूसरा था बाह्य दुनिया के प्रति अज्ञानता ने कंपनी के औपनिवेशिक चरित्र को परखने नहीं दिया। जब हम बात करें औपनिवेशिक, मतलब कि वो भारत को कॉलोनी बनाने के उद्देश्य से आए थे, पहले ट्रेड कर रहे थे, व्यापार के यूं कहें कि डिस्गाइज में आए थे, लेकिन अल्टीमेट उनका एम जो था वो यहाँ पे कॉलोनी बनाने के रूप में था। अगला है कि साथ ही बंगाल की सैन्य कमजोरी भी एक कारण थी। मराठा आक्रमणों का बार बार शिकार होना पड़ा।
मराठा भी उस टाइम पे आपको पता है कि दक्षिण में एक ऐसा शासन था जो बार बार जो आपकी चौथ और संदेशमुखी लेने के लिए बार बार अटैक किया करते थे, तो वो भी एक कारण था। नवाब अफसरों के बीच में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने में असफल रहे, और नवाबों का नैतिक बल या चरित्र बल उच्च कोटि का था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका लास्ट वाला जो है स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध की, तो उस टाइम पे लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे, उस टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बाकी जो है, पहला जो युद्ध था वो वॉरेन हेस्टिंग के अंदर में था, दूसरा युद्ध जो था लॉर्ड वेलेस्ली के अंदर में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स ला शैपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, बिल्कुल ठीक बात है, हमने देखा भी। और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजों को जो है मद्रास मिला था लुईवर्ग के यूं कहें कि एक्सचेंज में। ठीक है, तो अमेरिका में एक जगह थी लुईवर्ग, उसके एक्सचेंज में यहाँ पे अंग्रेजों को मद्रास वापस दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज वो यूं कहें कि एक समझौता हुआ था इस एक्स ला शैपेल के दौरान। ठीक है, तो यहां आप कहेंगे दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। रियासतों के लिए ब्रिटिश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घेरे की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति यानी कि सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, अधीनस्थ संघ की नीति और समान संघ की नीति। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कालानुक्रमांक कैसा रहेगा इनका। तो सबसे पहले रिंग ऑफ फेंस की, सबसे पहले ये कहा गया कि स्टेटस को रखेंगे कि किसी के साथ किसी तरीके की छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, स्टेटस को, जो आपके बॉर्डर वाले एरिया जिनको बफर के तौर पे देखा जाएगा, तो उनके साथ आप किसी तरीके की छेड़खानी नहीं करेंगे, जैसे अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान को लेकर के पहले इन्होंने अच्छे संबंध रखे, तो पहला सबसे पहले ये नीति रही। फिर अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। ठीक है, अधीनस्थ पृथक्करण के दौरान क्या होता है आपके कि इसके तहत राज्यों को अपनी बाह्य संप्रभुता यानी कि जो एक्सटर्नल सोवरेनिटी होती है, वो उसका आत्मसमर्पण करना होगा। ठीक है, और फिर आप उसका मतलब सहयोग करने के लिए स्वीकार रहेंगे या फिर बाध्य रहेंगे। ठीक है, तो ये अधीनस्थ पृथक्करण में 1813 से 1858 तक ये नीति अपनाई इन्होंने। ठीक है, उसके बाद अगला है अधीनस्थ संघ की नीति, सबऑर्डिनेट यूनियन की। अब ये जो है 1858 के बाद अपनाई गई। ठीक है, यहां पृथक्करण के बाद आप देखेंगे कि उन्होंने जो है राजाओं को मजबूर किया कि आपको अपनी संप्रभुता जो है उसको सरेंडर करना है। ठीक है, उसके बाद 1857 की क्रांति होती है, आपको पता है। जब क्रांति होती है तो उनको लगा कि नहीं यार, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। तो उन्होंने क्या किया कि अब हम लोग ऐसे जबरदस्ती नहीं करेंगे, मतलब कि जो पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह यूज कर लेते थे। ठीक है, किसी की हड़प की नीति, राज्य को हड़प लिया, तो उस तरीके की नीतियों से दूर गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि अधीनस्थ संघ की स्थिति मतलब नीति, मतलब कि आप हमारे साथ रहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है राज्य को ठीक से नहीं चलाएंगे, उस केस में अंग्रेज जो है राज्य आपसे छीन सकते हैं। ठीक है, तो ये अधीनस्थ संघ की नीति थी। हड़प की नीति का त्याग कर दिया था, फिर भी राज्य हित में राज्य के शासकों को दंडित या बर्खास्त किया जा सकता था। ठीक है, 1858 से 1935 तक। 1858 से क्यों? क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी, जब उनको लगा कि यार इनकी बिना सहमति के तो हम लोग नहीं जी पाएंगे यहाँ, तो उन्होंने अपनी नीति जो है चेंज की। फिर उसके बाद समान संघ की नीति। समान संघ की नीति जो है आपका 1935 का जो एक्ट था, उसके अंदर भारत सरकार अधिनियम 1935 ने राज्यों के लिए एक संघ के विकास के विचार को विकसित किया, बट व्यवहारिक तौर पर ये कभी यूं कह सकते हैं कि इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपकी घेरे की नीति आई, फिर अधीनस्थ पृथक्करण, फिर अधीनस्थ संघ की नीति और फिर समान संघ की नीति। 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर सी दत्त। तीनों ही थे, तीनों ने ही अलग अलग किताबें लिखी, तीनों ने ही बोला कि जो भी पैसा यहां से बाहर जा रहा है वो अंग्रेजी सरकार को मजबूत कर रहा है और भारत को गरीब कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत में उपनिवेशवाद के प्रमुख आर्थिक आलोचकों में से दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर सी दत्त, जिनका पूरा नाम था रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, नारोजी ने कहा कि धन का निकास ब्रिटिश उपनिवेशवाद को या फिर यूं कहें कि उपनिवेशवाद के शोषण का एक उपकरण है, भारतीय निर्धनता का प्रमुख कारण है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आर सी दत्त की, रमेश चंद्र दत्त की, उन्होंने अपनी बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन बहिर्गमन सिद्धांत दिया, जहां पे उन्होंने बताया कि जो धन यहां से बाहर जा रहा है वो भारत के लिए खतरा है। फिर अगला है, उनके अनुसार भारत के सकल राजस्व का लगभग आधा हिस्सा बाहर चला जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भू राजस्व की नीतियां दी गई है, उसके बाद यहाँ कुछ वर्ष दिए गए हैं आपको। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट ये कब स्टार्ट हुआ था? 1793। बिल्कुल ठीक बात है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब स्टार्ट हुई थी वो हम देख लेते हैं यहाँ पे।
ये हुई थी 1820 में, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत हो गया। दूसरा वाला 1820 में स्टार्ट हुई थी, और महल वाली व्यवस्था जो कि 1822 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आपका दूसरा गलत है, पहला और तीसरा जो है सही है, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये वर्ष तो हमने देख लिए, किस किस एरिया में कैसे कैसे सिस्टम था। तो आप देखिए, ये परमानेंट सेटलमेंट 1792-93 के टाइम पे जो ये स्टार्ट हुआ था, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में था, ठीक है। फिर अगर हम बात करें महल वाली सिस्टम की, तो ये इस एरिया में था, आपके पंजाब और यूपी वाले एरिया में, ठीक है। आपका वेस्टर्न पार्ट जो है वो, और उसके साथ साथ पंजाब और यूपी वाला एरिया जो है ये, तो यहाँ पे महलवारी सिस्टम जो है चलाया गया था। महलवारी में क्या सिस्टम हुआ था कि यहाँ पे जब वो होते थे आपके विलेज, मतलब गांव जो होते थे, गांव का जो प्रधान होता था, उनको जो है यूं कहें कि ये कहा जाता था कि आपको जो है टैक्स कलेक्ट करके या लगान लेकर के वो अंग्रेजी सरकार को देना है। फिर यहां जब बात करें परमानेंट सेटलमेंट की, तो यहाँ पे आपके जमींदार हुआ करते थे, ठीक है। यहां जमींदारों से एक फिक्स तरीके का टैक्स लिया जाता था। फिर तीसरा है बॉम्बे और जो मद्रास वाला है, यहां पे सीधे सीधे जो आपके किसान होते थे उनसे डायरेक्ट लिया जाता था, ठीक है। किसानों से डायरेक्ट कर लिया जाता था। तो यहाँ पे तीन ऐसी व्यवस्थाएं जो है भारत में बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी। अगला सवाल देखते हैं। महलवारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, आपको देखना है। भू राजस्व के आकलन हेतु विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों तथा अधिकारों को ध्यान में रखा गया था, बिल्कुल ठीक बात है। जो लोकल कलेक्टर थे वहां के, तो कलेक्टर गांव में जा जाकर के उन्होंने वहां की जो व्यवस्थाएं थी उनको देखते हुए फिर उन्होंने ये वाली व्यवस्था लेके आए थे। ग्राम प्रधान को जमींदार से अधिक महत्व दिया गया था, बिल्कुल ठीक बात है। राजस्व मांग को निश्चित कर दिया गया था, तथा उस समय 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 पर संशोधित नहीं किया जाता था, ये बात गलत है, ठीक है। पहला और दूसरा सही है आपका, यानी कि ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। ये सेम चीज यहां लिखी हुई है, किसके अंडर में लाई गई थी, हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज के द्वारा ये नई व्यवस्था जो है 1822 में लागू की गई थी, जिसे बाद में महलवारी व्यवस्था के रूप में जाने लगा। कलेक्टर जमीन के निरीक्षण हेतु जाते थे, खेतों का मापन और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों और अधिकारों का अभिलेखन हेतु गांव गांव जाते थे। राजस्व एकत्र करने के लिए कंपनी ने जो है डायरेक्टली प्रभार जो है जमींदार को ना दे करके ग्राम प्रधान को दे दिया था, ठीक है। फिर अगला है, इस मांग को समय समय पर संशोधित किया जाना था और इसे स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, ठीक है। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वेलेस्ली की सहायक संधि, बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, बिल्कुल ठीक है। आपको पता होगा कि सती प्रथा जो है उनको हटाया गया था। फिर अगर हम लोग बात करें, शादी की उम्र में भी जो है चेंजेस किए गए थे, विधवा विवाह जो है लीगल कर दिया गया था। इन सब चीजों को जो भारतीयों के द्वारा ये देखा गया कि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। अगला है, सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे जो है भारतीय सैनिकों का भत्ता जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जो है भेजने की बात अभी की जाती थी, तो ये कुछ था। फिर चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ये बिल्कुल इमीडिएट कारण था, यही जो कारण था जिसकी वजह से क्रांति भड़की, ठीक है। तो ये चारों ही कारण है, ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। यहाँ यहाँ देखिए बहुत सारे कारण थे, यहाँ पे राजनीतिक कारण थे, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक कारण भी प्रमुख थे। राजनीतिक कारणों की बात करें तो वेलेस्ली की सहायक संधि जो सब्सिडरी अलायंस था, ठीक है, वो। फिर डलहौजी की जो है व्यपगत की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की बात की जा रही है। फिर यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी फैसले, जैसे सती प्रथा को बंद करना, हिंदू विधवा विवाह के बारे में बात करना। तो ये जो चीजें थी, इनको ऐसा देखा जा रहा था कि ये एक भारत की संस्कृति पर प्रहार किया जा रहा है, ठीक है। सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, अंग्रेजों को ज्यादा वेतन भी मिलता था। इसके अलावा जो भत्ता मिलता था वो भत्ता बंद कर दिया गया था। और फिर चर्बी वाले कारतूस के बारे में आप जानते हैं, मंगल पांडे और ये सब आपको पता ही है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए। मोपला विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह, ठीक है। अब आपको पता है कि नमक सत्याग्रह जो है वो बाद में हुआ था, और यहां पे आप देखेंगे मोपला विद्रोह लगभग 1921 के आसपास हुआ था। चंपारण जो है आपको पता है कि ये पहले जब हम लोग बात करें गांधी जी जब भारत आए आए थे तो उस टाइम पे हुआ था, ये 1917 के आसपास की बात है, ठीक है। तो अब आप देखिए इनमें से अगर आप जो इनका कालानुक्रमांक देखने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिए सबसे पहले अगर आप मान के चलें कि यहाँ पे कौन सा हुआ था, चंपारण, ठीक है। तो चंपारण अगर पहला हुआ था तो मतलब आपका ये 3 है, तो आप देख लीजिएगा इसे, ठीक है। यहाँ पे आप ठीक से देख लेते हैं इसको, क्या था। चंपारण जो है 1917 में हुआ था सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद मालाबार में आपका जो है मोपला विद्रोह हुआ 1921 में, मोपला विद्रोह 1921 में। फिर बरदौली सत्याग्रह जो है वो आपके यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पे कि वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 में किया गया था।
1928 में हुआ, और नमक सत्याग्रह जो है ये आपने यहाँ पे देखेंगे 1930 में हुआ। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख लीजिए कौन सा हुआ है यहाँ पे। ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो चेंज हुआ है उसकी वजह से कुछ छेड़खानी हो सकती है, लेकिन बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि कौन सा इनका काल है। सबसे पहले चंपारण होता है, उसके बाद मोपला होता है, फिर आपका है बरदौली होता है, और उसके बाद नमक सत्याग्रह होता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई आप देख सकते हैं। नमक सत्याग्रह कब हुआ? 12 मार्च 1930 को हुआ था। क्या किया गया था कि यहाँ पे साबरमती आश्रम से गुजरात कोस्ट तक जाना था महात्मा गांधी को, और उन्होंने ये दांडी यात्रा जिसको कहा जाता है दांडी मार्च जो है वो स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से। और इससे आप देखेंगे कि 1930 6 अप्रैल 1930 में उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, फिर अगर चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो आपको बता देता हूं कि ये 3 कठिया प्रणाली हुआ करती थी। 3 कठिया प्रणाली का मतलब आपकी जो भी जमीन है उसमें 3/20 भाग पर, ठीक है, आपको नील उगानी होगी। ठीक है, नील उगाने से किसानों को नुकसान इसलिए होता था कि नील उगाने से जो आपकी जमीन है उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो जो है कम हो जाती थी। ठीक है, यानी कि इस अनाज उगाने की क्षमता होती है, फर्टिलिटी होती है, वो कम हो जाती थी, इसलिए इसके खिलाफ जो है ये आंदोलन किया गया था। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे बरदौली सत्याग्रह की, तो ये लगान ज्यादा था, उसकी वजह से उसके खिलाफ किया गया था। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके मालाबार वाली जो आपका मोपला विद्रोह था, ये आपके नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान ये वहां पे लोकली एक मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823, या फिर लैंड हॉनर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844। ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे सही है। ये मेरे हिसाब से 1838 था। 1838 में जो है जो ये पर्टिकुलर मैगजीन है वो छपना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, हाँ 1838। अगला सवाल देख लेते हैं। विभिन्न संस्था या संगठनों तथा उनके संस्थापकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से युग्म जो है सुमेलित है, पूछा गया है। आर्य समाज, बिल्कुल ठीक बात है, स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट जो है वो होम रूल लीग और इस सोसाइटी से थी, लेकिन इसकी स्थापना इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी मैडम HP ब्लवास्की और कर्नल HS ऑलकॉट के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका जो है दूसरा वाला गलत है। फिर अगर हम लोग बात कर रहे हैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि आपका सर सैयद अहमद खान के द्वारा बिल्कुल स्थापित किया गया था आज की तारीख में, जिसको हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि आप कह सकते हैं ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, सुमेलित देखना है कि कौन सा सही मैच कर रहा है। ठीक है, या फिर अच्छा ठीक है, यहाँ पे कूट दिए गए हैं आपको, उसके हिसाब से आपको मैच करवाना है। ठीक है, शारदा एक्ट, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, या फिर विवाह की आयु संबंधी अधिनियम। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखें शारदा एक्ट जो है वो सबसे लेट आया था। आपको पता होगा शारदा एक्ट जो है 1930 के आसपास आया था। ठीक है, यानी कि पहले का जो ए का जो है 3 के साथ मिलान होगा। सबसे पहले देख लेते हैं ए का 3 के साथ। अच्छा, एक ही में हो रहा है, ऑप्शन 3 आपका फिर यही सही होगा, क्योंकि एक ही है जिसके अंदर ये वाला ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए सती उन्मूलन की बात करें तो ये 1829, आपको पता होगा कि इसके लिए राजा राम मोहन राय ने काफी प्रयास किए थे। फिर आपका है अगला जो हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, ये आपका है 1856। ठीक है, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम की बात करें या फिर उसके बाद आपकी विवाह की आयु संबंधी जो अधिनियम है वो आपका है 1891। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए शारदा अधिनियम 1930 में आया था, हमने देख ही लिया है। इसके अंदर क्या किया गया था कि जो आयु थी, न्यूनतम आयु फिक्स की गई थी, लड़कों के लिए 18 साल, लड़कियों के लिए 14 वर्ष कर दी गई थी। फिर 1829 में मैंने आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों के साथ जनरल विलियम बेंटिक जो थे गवर्नर जनरल उस टाइम पे, उन्होंने बेसिकली जो है सती प्रथा को इलीगल करार दे दिया गया था। अब अगर कोई भी सती प्रथा को प्रमोट करता है या उसके लिए किसी को बाध्य करता है तो उसको मौत की सजा भी हो सकती थी। ठीक है, फिर हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम की बात करें, मतलब कि विधवाओं का वापस विवाह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास काफी यूं कहें कि प्रसिद्ध रहे हैं। फिर आप देखेंगे विवाह की आयु संबंधी अधिनियम 1891 के बारे में बात करें तो उस टाइम पे जो आयु रखी गई थी वो लड़कियों की आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, न्यूनतम आयु जो है 12 वर्ष होनी चाहिए थी। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए।
अगला सवाल है, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज? हिंदू कॉलेज कलकत्ता आपका यहाँ पे सही उत्तर है। यहाँ पे इनके ईयर्स दिए हुए हैं। हिंदू कॉलेज जो है 1817 में इसकी स्थापना हुई थी, मेयो कॉलेज 1875, जब हम लोग मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बात करें 1875 सर सैयद अहमद खान, और दिल्ली कॉलेज जो है 1824। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इन्होंने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी, बिल्कुल ठीक है, 1853। ठीक है, इन्होंने अच्छा रेलवे की शुरुआत करने की अगर बात करें तो उससे पहले रेलवे लाइन बिछना स्टार्ट हो चुकी थी 1849 में। ठीक है, तो ये है। उसके बाद है, इसके शासन में भारत में विद्युत तार पत्र की शुरुआत हुई, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने भारत में पहली बार पृथक लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी जो आपका है उसकी स्थापना की थी, बिल्कुल ये भी ठीक है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। लॉर्ड डलहौजी ने वैसे अगर प्रशासनिक तौर पे देखा जाए तो काम काफी किए थे। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। कार्यकाल था 1848 से 56 तक। ठीक है, 56 में आपको पता है कि लास्ट में उन्होंने अवध का एनेक्सेशन किया, उसके बाद जो है ये चले गए थे और फिर उसका रिजल्ट देखना पड़ा 1857 की क्रांति में। ठीक है, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध इनके दौरान हुआ था। पंजाब पर इन्होंने अधिकार किया क्योंकि इस युद्ध के बाद पंजाब को इन्होंने यूं कहेंगे अपने अंडर में ले लिया था। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के बारे में बात करें तो सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सब पे और इवन 1856 में अवध पर इन्होंने अधिकार कर दिया था। तो मतलब यूं कहें कि काफी सारी ऐसी रियासतें थी जिनको अपने अंडर में लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। फिर 1849 में पहली रेलवे लाइन जो है कलकत्ता से रानीगंज तक बिछाई गई थी। अब ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी और 1853 के अंदर बॉम्बे और थाने के बीच में पहली रेल चलाई गई थी। ठीक है, फिर वुड्स डिस्पैच जो एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके एक यूं कहे विवरण दिया गया था, शैक्षिक विवरण, और एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल और सरकारी कॉलेजों को खोलना, ये सारे काम जो है वुड्स डिस्पैच के दौरान 1854 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुए। इसके अलावा तार पत्र कलकत्ता को बंबई, मद्रास और पेशावर से जोड़ने के लिए 4000 मील लंबी तारपत्र लाइन इन्होंने बनवाई थी। और फिर डाकघर अधिनियम 1854 में सुधार ले आए थे। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे 1850 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच पहली प्रयोगात्मक विद्युत तार की लाइन जो है इन्होंने उसकी शुरुआत की थी। गंग नहर जो आप जानते हैं राजस्थान में 1854 में इन्होंने ओपनिंग की थी उस गंग नहर की। ठीक है, उसी और यूं कहें कि उसके टाइम उनके टाइम पे जो है ये नहर बनके तैयार हुई थी। सभी प्रांतों में पहली बार पृथक लोक कल्याण लोक निर्माण विभाग जो है आपके यानी कि पीडब्ल्यूडी वो स्थापित किए गए थे। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देख लीजिए, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण जो है आपका 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1915 और 1930, और काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1931। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। काकोरी वाला 1925 में हुआ था, आपको नाम पता होगा, HSRA। ओके, सो चंद्रशेखर आजाद और के नेतृत्व में हुआ था। उसके अलावा जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान वगैरह जो इसमें शामिल थे। ठीक है, हावड़ा वाला 1910 में, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर वाला जो है 1915 और 1930। ठीक है, अगला सवाल है, सूची दी गई है आपको और आपको देखना है कि कौन सी इसमें किस तरीके से कूटों का आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, भारत मित्र बंगाली, राष्ट्रमत गुजराती, प्रजा मित्र हिंदी और नायक मराठी। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा जो है किससे मैच किया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर राष्ट्रमत है जो कि मराठी पेपर था, ठीक है, ऑप्शन बी अगर आप देखेंगे, बी का 4 अगर देखेंगे तो एक ही में दिया गया है, तीसरे में। ठीक है, और पहला भारत मित्र जो है वो हिंदी का था, राष्ट्रमत मराठी था। ठीक है, प्रजा मित्र जो है आपका गुजराती, और नायक जो है वो बंगाली। ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजा मित्र गुजराती और नायक यानी बंगाली। ठीक है, ये आपके कुछ किताबें हैं जो आपको याद रखनी, समाचार पत्र सॉरी, जो आपको याद रखने हैं। लाल किला मुकदमा में कौन कौन से सैनिक शामिल थे? जनरल मोहन सिंह, जनरल शाहनवाज, जनरल GS ढिल्लों और प्रेम सहगल। तो जब हम बात करें मोहन सिंह की तो वो नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ सही उत्तर है। ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के जनरल शाहनवाज, जनरल VC ढिल्लों, जनरल प्रेम सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाने का फैसला किया, जिसमें आप यूं कहें कि इतिहास में उसे लाल किला
मुकदमा के नाम से जाना जाता है, और पूरे देश में उनकी रिहाई को लेकर के काफी यूं कहें कि मांग भी हुई। अल्टीमेटली यहाँ पे दोषी करार दिया गया इनको, लेकिन इनकी रिहाई में भलाई समझी गई, इसलिए इनको छोड़ भी दिया गया था। ठीक है, फिर अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित है? व्यक्ति दिए गए एक तरफ और फिर सत्याग्रह दिए गए हैं, राजकुमार शुक्ल। फिर राजकुमार शुक्ल की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह में जब गांधी जी को लेने के लिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने ही आमंत्रित किया था चंपारण में। ठीक है, फिर अंबालाल साराभाई, बिल्कुल अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक हड़ताल हुई थी उससे जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, और फिर आगे देखेंगे इंदुलाल याज्ञिक, ये खेड़ा से जुड़े हुए थे, खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक दोनों ही खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। फिर अगला है आपका कि वल्लभ भाई पटेल, जी हाँ बिल्कुल, ये खेड़ा से और बरदौली से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे कि तीसरा वाला गलत हो जाता है, बाकी जो है तीनों सही है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 दिए हुए आपके ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। राजकुमार शुक्ल जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है और गांधी जी को इन्होंने आमंत्रित किया था। जो आपकी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी वो किस लिए हुई थी? वहां पे प्लेग बोनस मिला था और प्लेग बोनस को लेकर के कुछ विवाद था, उसके लिए ये 1918 में ये स्ट्राइक हुई थी। फिर अगला है इंदुलाल याज्ञिक और वल्लभ भाई पटेल खेड़ा सत्याग्रह में साथ थे। ठीक है, गांधी जी के सहयोगी थे। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी वो भी आप यूं कहें कि गांधी जी ने ही वहां पे सॉर्ट करवाई थी। फिर वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बरदौली सत्याग्रह में यहीं पे उनको सरदार की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का सही कालानुक्रमांक है? सबसे पहले देख लीजिए, रॉलेट एक्ट, सूरत विद्रोह, नौसेना विद्रोह या फिर पूना पैक्ट। अब 4 दिए गए, सबसे पहले देख लेते हैं। पूना पैक्ट आपको पता है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और उसके बाद लगभग 1932 के आसपास हुआ है। ठीक है, फिर अगर हम नौसेना विद्रोह की बात करें तो ये 1946 में हुआ है। सूरत विद्रोह ये आपका सूरत स्प्लिट है। ठीक है, ये 1907 जो कांग्रेस में सूरत स्प्लिट होता था हुआ था। फिर रॉलेट एक्ट ये आपको पता है 1918-19 के आसपास का एक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सूरत विद्रोह, सबसे पहले सूरत विद्रोह, तो आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, पहला ए और सी तो गलत हो गया। ठीक है, सूरत विद्रोह के बाद रॉलेट एक्ट। ठीक है, क्योंकि पूना पैक्ट एकदम बाद में आएगा, ये 1932 के आसपास। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा, रॉलेट एक्ट, जो कि यहां पे आप देख लीजिए कालानुक्रमांक दिया हुआ होगा। सूरत विद्रोह 1907 में, यहां पे आप देखेंगे नरम दल और गरम दल के बीच में कांग्रेस में विभाजन हो गया था। रॉलेट एक्ट ये जो है 1919 के जो रिफॉर्म्स आए थे, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है उसके आसपास के टाइम है। और अगर आप देखेंगे इसमें ये पावर दिया गया था कि आपको किसी तरीके की सुनवाई करने की जरूरत नहीं होगी। इसका कहा जाता है जनरली कि नो अपील, नो दलील, नो वकील, सीधा आपको अरेस्ट करने का पावर दिया गया था। ठीक है, तो वो रॉलेट एक्ट था। फिर पूना पैक्ट, पूना पैक्ट बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। ठीक है, ये वाला है आपका 1932 में। और फिर शाही सेना नौसेना विद्रोह जो बताया मैंने आपको 1946 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन था 1931 का, ऑप्शन डी सही है, पढ़ लीजिएगा इसको। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। धार आयोग, जेवीपी समिति, आंध्र प्रदेश का गठन और फिर कामराज योजना। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए धार और जेवीपी पहले थे। ठीक है, पहले आयोग आए हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है, फिर कामराज योजना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहला, अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अगर देखें, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ शायद ये गलती से बी लिखा गया, ये ए होगा। ठीक है, धार आयोग जो है वो यहां देख लीजिए, टाइम दिया हुआ है। धार आयोग जो है वो आपका जून 1948 में था, जेवीपी समिति दिसंबर 1948, फिर आपका देखेंगे आंध्र प्रदेश 1953 और कामराज आयोग योजना जो है 1963। ठीक है, तो आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इस तरीके से रहेगा और आपका पहला ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। यहां पे आप चेंज कर लीजिएगा। 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है? गुजराती शैली, मालवा शैली, नियो क्लासिकल शैली या फिर नव गौथिक शैली? ये आपके गुजराती शैली का उदाहरण है। ठीक है, यूं देखा जाए तो अगर वहां पे जो जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी जो है वहां आने वाली थी, तो उस टाइम पे 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। इसे इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली भी में बनाया गया था और वो जो है परंपरागत गुजराती शैली से उसके काफी तत्व मिलते जुलते हैं। ठीक है, फिर जमशेदजी टाटा जो है उन्होंने जो आपकी ताजमहल होटल है मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक होटल बनाया हुआ है, वो ताजमहल होटल, जिसे होटल ताज, जहां पे हमले भी हुए थे आपको पता होगा, तो वो भी इसी शैली से बनाई गई है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। दूसरा है पूर्वोत्तर भारत में बांस से हस्तशिल्प
पर हाथ से किया गया कार्य, भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे, या फिर उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ सही उत्तर है। जब कलमकारी की बात करें तो ये दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के आसपास काफी फेमस है। ठीक है, सूती वस्त्र पर जो है हाथ से यहाँ पे कलाकारी की जाती है। ठीक है, कलमकारी एक हस्तकला का प्रकार है जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है। इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। दक्षिण में आंध्र प्रदेश में काफी प्रचलित है। ठीक है, और कलम से की जाने वाली अगर है तो फिर कलमकारी कहा जाएगा इसे। अगला है पट्टचित्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? यह राजस्थान की चित्रकला शैली है। ठीक है, दूसरा है यह केरल की एक नृत्य शैली है। जब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पट्टचित्र, चित्र का मतलब ही है कि या तो ये चित्रकला ही होगा, तो आपका नृत्य वाला आप हटा सकते हैं, मार्शल आर्ट इसको भी हटा सकते हैं। अब ये राजस्थान के या ओडिशा की, ये आपको देखना है तो दोनों चित्रकला। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। यहाँ पे ओडिशा की ये एक पट्टचित्र जो है शैली है। पट का मतलब होता है कैनवास। ठीक है, तो ये संस्कृत का वर्ड है पट, उससे लिया गया है। तो चित्रकला की पट्टचित्र शैली ओडिशा के सबसे पुराने और लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। पट चित्र संज्ञा संस्कृत के शब्द पट, जिसका अर्थ कैनवास है, और आप यूं कहें चित्र मतलब आपकी जो चित्रकारी होती ही है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम ओडिशा, यक्षगान कर्नाटक। अब आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है युग्म सुमेलित है। ठीक है, तो आप देखेंगे गरबा गुजरात बिल्कुल ठीक है, यक्षगान कर्नाटक बिल्कुल ठीक है, मोहिनीअट्टम जो है ओडिशा का नहीं है। ठीक है, यहां देख लीजिए मोहिनीअट्टम अगर हम बात करें तो वो केरल की है। अच्छा, ये रहा मोहिनीअट्टम केरल। इसके अलावा और भी नाम दिए गए यहाँ पे। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया असम, गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम केरल, यक्षगान कर्नाटक, ओडिसी उड़ीसा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड को हम लोग यहीं विराम देंगे। हमने काफी लगभग यूं मान के चलिए कि 50 के आसपास सवाल डिस्कस कर लिए होंगे। ठीक है, और भी एपिसोड आते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, फिर मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।